वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज सेकंड लेक्चर में अपने मूल रूप से जाल के संबंधित विभिन्न अवयवों का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में अपने मूल रूप से जो भविष्य में आने वाले विभिन्न पद हैं उनके बारे में देखेंगे, सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटेंट के बारे में। कंटेंट में है ब्रांच, नोड, मैश या लूप। ब्रांच मतलब शाखा, नोड मतलब संधि बिंदु, मैश या लूप मतलब एक बंद लूप। रेजिस्टेंस के बारे में प्रतिरोध, रिएक्टेंस प्रतिघात, इम्पीडेंस प्रतिबाधा, लीनियर इम्पीडेंस और बाइलेटरल इम्पीडेंस यानी रैखिक प्रतिबाधा और द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं क्या होती हैं, क्या इनमें अंतर होता है, इसके बारे में आज अपने मूल रूप से अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक फर्स्ट अपनी स्लाइड से। तो फर्स्ट परिभाषा है आज की शाखा या ब्रांच। कोई भी नेटवर्क या जाल होता है उसमें बहुत से प्रतिरोध अलग अलग प्रकार से आपस में संयोजित होते हैं। इसमें एक शाखा परिभाषित होता है, परिपथ का वह भाग जिसमें एक नियत परिमाण की धारा बह रही हो उसे शाखा कहते हैं। मान लीजिए अपने कहें कि एक शाखा है, तो शाखा में आने वाले प्रत्येक प्रतिरोध, उस शाखा में आने वाले प्रत्येक बैटरी या किसी भी अन्य अवयव में विद्युत धारा का मान सदैव समान ही रहेगा। तो ये शाखा का एक मुख्य गुण होता है। जैसे यहाँ दिया गया है कि शाखा परिपथ का वह भाग जिसमें प्रवाहित धारा का मान नियत बना रहता है एक शाखा कहलाती है। शाखा में जुड़े प्रत्येक अवयव में नियत परिमाण की धारा प्रवाहित होती है, किंतु एक ही परिपथ की अलग अलग शाखाओं में अलग अलग धारा प्रवाहित हो सकती है। जैसे आपको एक परिपथ चित्र दर्शाया गया है जिसमें दो बैटरीज V1 और V2 संयोजित हैं। इनके साथ तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 भी संयोजित दर्शाए गए हैं। यदि ये माना जाए कि V1 का मान V2 से बड़ा है, अर्थात प्रथम बैटरी का विद्युत वाहक बल द्वितीय बैटरी के विद्युत वाहक बल से अधिक है, तो इस अवस्था में प्रथम बैटरी V1 विद्युत धारा का प्रवाह आरंभ करेगी। इस बैटरी के धनात्मक सिरे से I1 परिमाण की धारा प्रवाहित होना आरंभ होती है। यह धारा प्रतिरोध R1 में से होते हुए एक बिंदु B पर पहुंचती है, जहां पर इस धारा को दो संभव पथ मिल जाते हैं। मान लिया धारा I1 का हिस्सा I2 प्रतिरोध R2 और बैटरी V2 से होता हुआ प्रवाहित होता है और दूसरा हिस्सा प्रतिरोध R3 से होता हुआ प्रवाहित होता है। इस हिस्से को धारा I3 से प्रदर्शित किया गया है। अब इस भाग में यदि यहां पर देखा जाए तो अपने पास सर्वप्रथम धारा I1 यहां से ये आरंभ होती है। ये धारा जाकर प्रतिरोध R1 में से होती हुई I2 और I3 दो हिस्सों में बंट रही है। अब शाखा को यदि परिभाषित करना हो तो अपने इन तीनों धाराओं में से प्रत्येक धारा के लिए अलग अलग भाग का चयन किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि मैं देखता हूं बिंदु F, D, A, B, परिपथ के भाग F, D, A, B के लिए जो धारा का मान है F से D, D से A और A से लेकर B तक, इतने हिस्से तक धारा I1 ही प्रवाहित होती है। जबकि शाखा का मूल गुण है या मूल परिभाषा यही है कि परिपथ का वो हिस्सा जहां एक ही परिमाण की धारा बह रही हो, तो FDAB में I1 धारा बह रही है, तो अपने परिभाषित करेंगे कि FDAB एक शाखा है।
इसी प्रकार से धारा I2 के लिए, I2 धारा प्रतिरोध R2, बैटरी V2 से बिंदु F तक, इतने संपूर्ण हिस्से में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो ये भाग जिसे अपने कहेंगे BCGF, ये भाग में धारा I2 बह रही है, तो ये शाखा BCGF एक शाखा परिभाषित होगी जिसमें I2 धारा है। इसी प्रकार से I3 के लिए देखा जाए तो प्रतिरोध R3 या परिपथ के भाग BF में धारा I3 प्रवाहित हो रही है, तो ये परिपथ की तीसरी शाखा बन जाएगी। किसी भी परिपथ में जितनी संभव धाराओं के मान होते हैं उसी के संगत उतनी ही धाराएं या उतनी ही शाखाएं परिभाषित हो जाती हैं। इस दिए गए चित्र में देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से तीन धाराएं I1, I2, I3 थी। उसी के संगत तीन अलग अलग यहाँ पे परिभाषित किए गए थे कि तीन अलग अलग शाखाएं हैं। जितनी शाखाएं होंगी उतनी ही धाराएं भी परिभाषित करनी होगी। इसके उपरांत नेक्स्ट स्लाइड में संधि के बारे में। संधि क्या होता है? परिपथ का वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में मिलती है उसे अपने संधि बिंदु कहते हैं। जैसे यहां देखा जाए तो बिंदु B, जिसे यहाँ एक ब्लैक डॉट से प्रदर्शित किया गया है। इस बिंदु B पर अलग अलग शाखाएं, एक धारा I1 की शाखा, धारा I2 की शाखा, धारा I3 की शाखा, तीनों शाखाएं बिंदु B पर आकर मिल रही है। तो ये बिंदु B एक संधि बिंदु या नोडल पॉइंट डिफाइन होगा, नोडल जंक्शन परिभाषित करते हैं। इसी प्रकार से बिंदु F, यहां भी तीन अलग अलग शाखाएं आ रही हैं, एक धारा I1 के संगत, दूसरी धारा I2 के संगत, तीसरी धारा I3 के संगत। तो ये एक दूसरा संधि बिंदु परिभाषित हो जाएगा। इस परिपथ में दो संधि बिंदु बन गए, एक बिंदु B और दूसरा बिंदु F। यहाँ दो संधि बिंदु परिभाषित हो जाते हैं। तो संधि बिंदु क्या है? परिपथ का वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में जुड़ती हैं, संधि बिंदु कहलाता है। पाश या लूप, अलग अलग शाखाओं को आपस में संयोजित करके ऐसा पथ बनाया जाए जो एक बंद लूप का निर्माण करता हो, तो उसे पाश कह देते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं बिंदु A से स्टार्ट करता हूं और संभव पाथ देखें तो A से B गए, B से F आ गए, F से D चले गए और D से वापिस A। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जहां से अपने शुरू हुए हैं उसी बिंदु तक अपने को वापस पहुंचना है। तो ये जो बंद पथ बनेगा उसे पाश या लूप या मैश कह देते हैं। इस परिपथ में A, B, F, D, A ये एक पाश परिभाषित होगा। इसी प्रकार से B, C, Z, F और वापस B ये एक दूसरा पाश परिभाषित होगा। इसी प्रकार से A, B, C, Z, F, D और वापस A ये एक तीसरा पाश परिभाषित होगा। पाश की दिशा अपने अनुकूल ली जा सकती है। जरूरी नहीं है कि अपने ये क्लॉकवाइज ही लें या एंटी क्लॉकवाइज ही लें। ये डिपेंड करता है कि अपने किस प्रकार से पथ का चयन करना होता है। ये फुली अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें। फर्दर कैलकुलेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो विभिन्न शाखाओं का ऐसा संयोजन जो कि परस्पर संयोजित होकर एक बंद परिपथ का निर्माण करता हो, पाश कहलाता है। इस चित्र में आपको, इस परिपथ में आपको तीन अलग अलग पाश प्रदर्शित किए गए हैं। संधि बिंदु, शाखा और पाश, तीन मुख्य पॉइंट हैं तो अपने बार बार प्रयोग में लाएंगे। तो तीनों को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आता है अपने पास शाखा, परिपथ का वह भाग जिसमें नियत मान की धारा बह रही हो, शाखा कहलाएगी। दो या दो से अधिक शाखाओं का जो बिंदु, ऐसा बिंदु जो उभयनिष्ठ हो, उसे एक संधि बिंदु बोल देंगे। अलग अलग शाखाएं मिलकर जो एक बंद परिपथ बनाती हो उसे अपने लूप या पाश कह देते हैं। अब तीन ऐसे बिंदुओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो लगभग समान हैं, कार्य सबका समान है, परंतु फिर भी इनके कुछ गुणों के कारण इनका नाम अलग अलग परिभाषित किया जाता है। वह है प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा।
जब बात करते हैं तीनों का सामान्य परिभाषा की, तीनों की एक ही परिभाषा आती है कि धारा प्रवाह में अवरोध या रुकावट होता है, उसे ही प्रतिरोध, प्रतिघात या प्रतिबाधा भी परिभाषित कर सकते हैं। तीनों में जो मुख्य अंतर होता है वो वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर का है। ये अपने जब फेजर डायग्राम या कला समंजक आरेख जो अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, 12th क्लास में भी कर चुके हैं, उसी चीज को मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। यदि अपने शुद्ध प्रतिरोध का कला समंजक आरेख बनाते हैं तो उस कला समंजक आरेख में वोल्टता और धारा समान कला में होती है। समान कला में होने का मतलब है जब वोल्टता अधिकतम होगी उस समय धारा भी अधिकतम होगी। इस चीज को अपने कहते हैं दोनों समान कला में है। यदि कोई युक्ति ऐसी है जिसमें वोल्टता और धारा समान कला में हो तो उस विभवांतर और धारा का अनुपात प्रतिरोध परिभाषित होता है। तो R इक्वल टू V अपॉन I है, पर जब कलांतर फाई 0 डिग्री का हो यानी कोई भी कला का अंतर नहीं हो तो उस वोल्टता और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी चालक तार द्वारा उत्पन्न अवरोध होता है वो सामान्यतः प्रतिरोध ही परिभाषित होता है। इसका मात्रक ओम है। प्रतिघात प्रतिघात कहा जाता है कि जब वोल्टता युक्ति ऐसी हो जिसमें वोल्टता और धारा के मध्य 90 डिग्री का कलांतर होता हो तो उसे अपने प्रतिघात शब्द प्रयोग में लाते हैं। इस अवस्था में जब विभवांतर सर्वाधिक होगा तो धारा शून्य होगी और जब विभवांतर शून्य होगा तो धारा अधिकतम होगी। तो इस कलांतर को अपने 90 डिग्री का कलांतर या 90 डिग्री का कलांतर बोलते हैं। इसका मात्रक भी ओम ही है। याद होगा अपने को प्रेरणिक प्रतिघात, भारतीय प्रतिघात, ये एक सामान्य प्रकार के प्रतिघात हैं जो सामान्यतः अपने पढ़ चुके हैं काफी बार, तो मैं इनको ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सामान्य नाम से ही अपने इसको परिभाषित कर रहे हैं। तीसरा आता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा में विभवांतर अपॉन धारा तो है ही, परंतु यहाँ पर कलांतर कोई सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ कलांतर 10 डिग्री भी हो सकता है वोल्ट आगे हो सकता है धारा आगे हो, पर कलांतर यहाँ पर कोई भी एक नियत परिमाण का परिभाषित नहीं कर सकते। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि प्रतिबाधा प्रतिरोध और प्रतिघात का एक सामान्य रूप है, जनरलाइज फॉर्म अपने इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसका मात्रक भी ओम है। तो तीनों के मात्रक ओम है, तीनों विभवांतर बटे धारा है, परंतु यदि कलांतर शून्य है तो प्रतिरोध, कलांतर 90 डिग्री है तो प्रतिघात, और कलांतर कोई भी कोण हो सकता है तो उसे प्रतिबाधा बोलते हैं। तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अपने प्रतिबाधा शब्द सामान्य रूप में प्रयोग में लाएंगे। अपने अपने लेवल को प्रतिरोध और प्रतिघात से तुलना नहीं करेंगे, प्रतिबाधा में सभी इंक्लूडेड होते हैं, इससे सामान्य रूप है। और प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेश्यता या एडमिटेंस कहलाता है, इसे Y से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप प्रतिबाधा जिसका संकेतन अपने पास Z है, कैपिटल Z, V अपॉन I, और इसका व्युत्क्रम प्रवेश्यता जिसका संकेत Y है, I बाई V 1 बाई Z। इन परिभाषाओं को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले सर्किट्स में इनका बार बार प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है रैखिक प्रतिबाधा। यदि विभवांतर और धारा के मध्य कार्य एक सीधी रेखा है तो उसे ओमनी युक्ति या रैखिक प्रतिबाधा बोल देते हैं, और यदि वो सीधी रेखा नहीं है तो अरैखिक प्रतिबाधा परिभाषित होता है। रैखिक प्रतिबाधा में एग्जाम्पल देखें तो एक संधारित्र के द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा, प्रेरण कुंडली के द्वारा L और एक प्रतिरोध कैपिटल R, ये तीनों ही रैखिक प्रतिबाधा होती है। अरैखिक प्रतिबाधा में देखें तो डायोड, ट्रांजिस्टर, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर पर निर्भर करती हो, रैखिक रूप से परिवर्तित नहीं होती हो, तो उसे अपने कह देते हैं वो अरैखिक प्रतिबाधा है। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स तक अपने रैखिक प्रतिबाधाओं का ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इंपीडेंस। ये ऐसी प्रतिबाधाएं होती हैं जिसमें प्रतिबाधा के सिरे पलटने पर भी युक्ति की प्रतिबाधा नियत बनी रहती है। जैसे अपने कहें कि एक प्रतिरोध है सपोज, अब प्रतिरोध में यदि मुझे प्रतिरोध को परिपथ में संयोजित करना है तो चाहे सिरा मैं P लूं, चाहे सिरा Q लें,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि P किस तरफ संयोजित किया है या Q किस तरफ संयोजित किया है, प्रतिरोध का मान नियत ही बना रहेगा, उसे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा बोल देते हैं। प्रतिरोध, तार, संधारित्र, प्रेरकत्व आदि द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं हैं। डायोड ट्रांजिस्टर में P और N सिरे अलग अलग होते हैं, तो P को प्लस से जोड़ने पर अग्र बायस बनता है, P को बैटरी के माइनस से जोड़ने पर पश्च बायस बनता है, तो वहां पर इनका व्यवहार अलग अलग हो जाता है युक्तियों का, इसलिए वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं या प्रतियुक्तियां नहीं होती। असाइनमेंट के रूप में आज अपनों ने जो मुख्य मुख्य बिंदु पढ़े हैं उन्हीं के बारे में है। शाखा, संधि बिंदु एवं लूप को परिभाषित कर विद्युत जाल की सहायता से इनमें अंतर स्पष्ट करो। प्रतिरोध, प्रतिघात व प्रतिबाधा को परिभाषित कर विभवांतर एवं धारा में कलांतर की सहायता से अंतर स्पष्ट करो। रैखिक व द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से क्या तात्पर्य है, उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आज समय की बद्धता को देखते हुए अपनी बात को मैं यही विराम दूंगा। आशा है आपको आज के बिंदु स्पष्ट हो गए होंगे। आप अपने असाइनमेंट तैयार कर महाविद्यालय की मेल आईडी पर मेल करेंगे, जिसका रिकॉर्ड महाविद्यालय में रखा जाएगा। तो गुड लक। कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपने आगे का काम कंक्लूड